सबसे पहले एक सवाल, कौन से ऑप्शंस आते हैं आप सबके मन में जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में? क्या वो गोल्ड है, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या कुछ और? कमेंट करके बताओ जल्दी से। चाहे आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई और प्रोफेशन के हो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो इंडिया में अवेलेबल है और हम सब कंसीडर कर सकते हैं अपने पैसे को प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करने के लिए 2025 में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपर वे में समझने के लिए इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आता है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड आएगा मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और थर्ड आएगा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। हमारे माँ पापा का प्यार फिक्स डिपॉजिट्स। बच्चा पैदा हुआ, एफडी करा दो। स्कूल शुरू हुआ, एफडी करा दो। पहली जन्मदिन है, यार एफडी करा दो। उस समय पे एफडी जो है वो एक्चुअली में काम करता था दोस्तों, क्योंकि तब क्या था, एफडी पे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता था और उस जमाने में ये भी जरूरी था कि हम पैसे को सेफ रखें, सिक्योर्ड रखें, ताकि रिस्क कम हो सके। दूसरा, एक और बात यह है कि स्टॉक मार्केट या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जहां अच्छा रिटर्न अच्छी नॉलेज के साथ मिल सकता है, वो इतने डेवलप्ड नहीं थे और लोगों को एक्चुअली नॉलेज भी नहीं थी, इसीलिए एफडी को प्रेफर किया जाता था। एफडीज जो हैं वो हमेशा से एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल मेथड रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एफडीज बेसिकली एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आज 2025 में भी। अगर मान लो कि आप अपने नेचर से थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोच रखते हो रिस्क एपेटाइट के मामले में, आप उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एक कम समय के लिए अपने पैसे को कहीं सिक्योर्ड वे में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एफडी जो है वो आज 2025 में भी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम अपने पैसे को डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करता है सेफ, सिक्योर्ड, गारंटीड रिटर्न्स, ताकि हमारा पैसा जो है वो सेफ बना रहे और हमें 7-8% का एवरेज रिटर्न उस पैसे पे एक फिक्स पीरियड के लिए मिलता रहे। एफडीज जो है उसमें पैसे का रिटर्न भले ही कम हो, लेकिन रिस्क जो है वो भी उतना ही कम रहता है, क्योंकि पैसा वहां पे सिक्योर रहता है। जो सेकंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है वो है प्रोविडेंट फंड, यानी कि पीएफ। पीएफ दोस्तों बेसिकली 2 तरीके से ऑपरेट होता है। एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी ईपीएफ। सबसे पहले हम पीपीएफ को समझते हैं, जो कि है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ इज ओपन फॉर एवरी इंडियन नेशनल, तो जाहिर सी बात है कि इसमें रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा कम होता है। पीपीएफ में जनरली अगर देखा जाए तो 7 से 7.5% का एवरेज रिटर्न हमें एनुअली मिल जाता है। ये उन लोगों के लिए हमेशा एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि पैसा सेफ बना रहे और एक लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सके। तो पीपीएफ में क्या होता है कि एक लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का। तो आप पैसा डालते गए, हर साल पैसा डालते जाओ और वो पैसा आपको 15 साल के बाद उसमें जो एनुअली ग्रोथ हुआ है, जो 7-7.5% के लगभग है, उस हिसाब से आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। इसमें खास बात क्या है कि लॉक इन पीरियड होने की वजह से जब पैसा आपको रिटर्न के फॉर्म में मिलता है ना, तो वो टैक्स फ्री है। बेसिकली जो भी हमें रिटर्न मिला वो पूरा पैसा टैक्स फ्री रहेगा, तो हमारे लिए एक और एडेड एडवांटेज बन जाता है ये। जो सेकंड कंपोनेंट है पीएफ का वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ जो है दोस्तों वो एक्चुअली एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यार इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो सैलरी आती है ना हमारे को मंथली, वो पीएफ का पैसा उसमें ईपीएफ का पैसा कट कुट के आता है। तो यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, पैसा जो है वो अपने आप इन्वेस्ट हो गया और हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ऑटोमेटिकली हमारी सैलरी में से हर महीने पैसा इसमें डिडक्ट हो जाता है। और इसमें खास बात यह है दोस्तों कि हमारा एज एन एम्प्लॉय तो पैसा उसमें कंट्रीब्यूट हो ही रहा है, साथ साथ जो एम्प्लॉयर है ना हमारा, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो ईपीएफ हमारे लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। इसमें 1-2 फायदे और भी हैं, जैसे कि अगर हमारी नीड है, मान लो हमें कोई खर्चा करना है शादी से रिलेटेड, हमारे चाइल्ड या चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो हम एडवांसेस भी विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर % ऑफ मनी हम इसमें विड्रॉ कर पाएंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही पीपीएफ की तरह इसमें भी जो रिटर्न्स हमें आखिरी में मिलते हैं ना दोस्तों, वो टैक्स फ्री रहते हैं, जो हमारे लिए हमेशा ही एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है फॉर लो रिस्क इन्वेस्टर्स
वो है गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसा डालना। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं दोस्तों जिसमें हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें सेफ और सिक्योर्ड रिटर्न एट अ लो परसेंटेज आई वुड से हमें मिलता रहता है। जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें हम पैसा डाल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है, या और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, गवर्नमेंट बैक्ड है, सिक्योर्ड है और पैसा इसमें कहीं भी डूबता नहीं है। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो एक अच्छा सिक्योर्ड ऑप्शन है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों गोल्ड। गोल्ड जो है ना वो हमेशा से हम इंडियंस का एक बहुत ही फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। सदियों से हमने ये देखा है कि अगर घर में सोना पड़ा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। गोल्ड एक ऐसी चीज रही है जो जनरेशन से पास ऑन होते हुए भी आता है कुछ फैमिलीज में। दादी ने पहना, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हुआ, वो भी पहन रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को पास हुआ, वो भी उस गोल्ड को यूज कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि घर में पैसे की कमी है, काम अच्छा नहीं चल रहा, तो गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है। तो गोल्ड को एक ऐसे ऑप्शन के रूप में देखा गया कि यार ये तो होना ही चाहिए। लेकिन आज के टाइम में फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। मेकिंग चार्ज लग जाएगा, जीएसटी हमें पे करना ही है, डिजाइन चार्ज लग जाता है, और भी 10 प्रकार के ऐसे चार्जेस होते हैं जो एक्चुअली जब हम वापस उस गोल्ड की ज्वेलरी को लेट से बेचने जाते हैं ना, तो हमें वो पैसे का लॉस होता है। यहाँ पर दोस्तों हम डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड की तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं। ऑल्दो वो अब कब रिलीज होंगे गवर्नमेंट के द्वारा ये पता नहीं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट से हम आज भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर हम गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स में पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम गोल्ड को ओवरऑल देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगभग 10% की ग्रोथ हमें मिल जाती है। तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहा है सदियों से। आज की तारीख में डिजिटल गोल्ड को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक इस प्रकार के बॉन्ड्स हैं जिसमें कोई भी कॉर्पोरेट बैंक से पैसा न लेते हुए पब्लिक को ऑफर करता है कि आप लोग आइए और इस बॉन्ड में पैसे को इन्वेस्ट करें। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए ये बॉन्ड्स को रिलीज किया जाता है, जिसमें मोटा मोटा अगर हम देखें तो 9 से 11% का रिटर्न हमें मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक रिस्क है, वो रिस्क है डिफॉल्ट का। होता क्या है कि मान लो जो कॉर्पोरेट है वो कुछ ऐसा हुआ कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, या वो कंपनी वर्क नहीं कर रही, अब बैंकरप्सी डिक्लेयर हो गई, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें वो पैसा वो वापस नहीं कर पा रहे, तो यहां पर जो पैसा है ना वो एक्चुअली डिफॉल्ट हो जाता है और हमारा इन्वेस्टमेंट रिस्क में चला जाता है। वो पैसा वापस हमारे पास शायद ना आ पाए। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये रिस्क को ध्यान में रखते हुए एक्चुअली इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक रेटिंग दी जाती है। जैसे कि जो AAA बॉन्ड्स होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, यानी कि इसमें डिफॉल्ट का रिस्क सबसे कम होता है। फिर आते हैं AA बॉन्ड्स, सिंगल A बॉन्ड्स, A नेगेटिव, B एंड C कैटेगरी तक जाते जाते हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये बॉन्ड जो है ये हमारे लिए एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। दोस्तों रियल एस्टेट हिस्टोरिकली एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है और आज भी है। लेकिन जब भी हम कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई प्लॉट खरीदते हैं या कोई और प्रकार का ऐसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें कि हमें इजी लिक्विडिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि होता क्या है कि आज मान लो आपको पैसे की नीड है और आपको चाहिए कि मुझे एकदम 10 लाख रुपए मिल जाए, तो अपने फ्लैट में से क्या एक बाथरूम बेच दोगे आप या एक बेडरूम बेच दोगे? भाई नहीं है ना पॉसिबल। इसीलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है। आज के टाइम में दोस्तों हम रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली होता क्या है कि कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत सारी कमर्शियल रियल एस्टेट ओन करती है, उसको ऑपरेट करती है और उससे इनकम गेन करती है। अब वो क्या करेगी कि इन्वेस्टर्स को बोलेगी कि भाई आओ सामने और मेरे इस रीट्स में पैसे को इन्वेस्ट करो। अब उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो आपका शेयर बनता है वो पैसा आपको अपने शेयर के हिसाब से उसमें रिटर्न के रूप में मिलता जाएगा। और रीट्स जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए और रिस्क को भी कम रखने के लिए। यहाँ पर रीट्स में एक फायदा ये भी मिलता है दोस्तों कि हम बहुत कम पैसे से
रीट्स में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ये समझने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे अच्छा फायदा ये है दोस्तों कि यहाँ पर ना हमने पैसे अपने डाल दिए और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को मैनेज कर रहा है और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर रिटर्न तो थोड़ा कम है लेकिन रिस्क भी उतना कम रहता है। वहां पे अशोर्ड रिटर्न मिल जाता है लगभग 7-8% का। और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है लेकिन डायरेक्टली आपको उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को, अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करेगा और पैसे को इन्वेस्ट करेगा। थोड़ा सा रिस्की है लेकिन मीडियम रिस्क कैटेगरी में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज के बारे में। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। किसी को भरोसा नहीं है कि कब ये कितने ज्यादा रिटर्न दे जाए और कब ये बिल्कुल क्रैश हो जाए। इसीलिए हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि अगर रिटर्न दे गया तो 4-5 साल में बहुत अमीर बना सकता है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा रिस्क है कि अगर प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। 15% का एनुअल रिटर्न इसमें हिस्टोरिकली मिलता है, जो एवरेज आउट होके हमें मिलता रहेगा। लेकिन जरूरी ये है दोस्तों कि अगर हम प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते तो हम एसआईपीज का रास्ता अपनाएं। और जैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स में आपको बोला कि आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर को यूज कर सकते हो क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है फॉर इन्वेस्टिंग। यहां पर एसआईपीज करो ताकि आपका पैसा इक्विटी में भी लग रहा है लेकिन डायरेक्टली आपको अपना समय और अपनी नॉलेज का यूज नहीं करना पड़ रहा। इसमें सिक्योर्ड रिटर्न मिलेगा और स्टॉक्स में जो मार्केट वोलेटिलिटी है उसको भी हम काउंटर कर पाएंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है क्रिप्टो करेंसीज। दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज में जैसे कि बिटकॉइन आता है, एथीरियम आता है या कई और सारे ऐसे कॉइन्स हैं, करेंसीज हैं जो इसमें रेगुलेट की जाती हैं। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा कि अभी ना ये प्रॉपरली रेगुलेटेड एक्चुअली में नहीं है। कोई इनका प्रॉपर सोर्स नहीं है और कोई प्रॉपर गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है। इसीलिए इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसको मैं इवन हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में प्लेस करूंगा। और इसको हमेशा ध्यान रखना आप कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट एनालाइज कर लेना। इसमें हम सबको रिस्क फैक्टर को कंसीडर करना और ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, कितना ज्यादा एग्रेसिवली हम इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टिंग। ये है वो सारे ऑप्शंस जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि हमें इन सब में से कोई एक को नहीं चुनना है। हम चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि रिस्क भी हमारा कम रहे और ग्रोथ अच्छी बनी रहे। ओवरऑल मैं भी ये सजेस्ट करता हूं हमेशा कि डाइवर्सिफाई करना पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे की प्रॉपर ग्रोथ बनी रहती है और रिस्क एपेटाइट हमारा कम रहता है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जिन लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो भी इस वीडियो को देख के समझ पाए और अपने पैसे को सही वे में इन्वेस्ट कर पाए। लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।